नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल सरस्वती एकेडमी में। तो इसमें हम समकालीन चित्रकारों की सीरीज पढ़ रहे थे। तो नंदलाल बोस के बारे में हमने आधा तो पढ़ लिया था, बट क्योंकि बहुत बड़ा इनका संग्रह है जो कि एक वीडियो में पूरा हो पाना बहुत मुश्किल था। इसमें इनकी लगभग सभी पेंटिंग्स हैं। आप इनको अगर दो दो या तीन तीन बार पढ़ लेते हैं तो ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी, और जैसे ही एग्ज़ाम में ये पूछी जाएंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनको सही कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था, कुछ पेंटिंग्स पुरानी पढ़ लेता हूँ जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। जैसे कि उमा प्रायश्चिते भित्ति चित्र है, वीणा वादिनी भित्ति चित्र है, वर्षा आत्मा भित्ति चित्र है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। विज्ञान मंदिर कोलकाता में भी भित्ति चित्र बनाए हैं। तो जो ये नंदलाल बोस थे, इन्होंने विज्ञान मंदिर कलकत्ता में भी भित्ति चित्र बनाए। और महत्वपूर्ण चित्र, जो इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं, हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में नंदलाल बोस ने इतालवी भित्ति चित्र शैली में एक विशाल भित्ति चित्र बनाया जो भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है। इसके बाद इन्होंने बनाया एक सती, उसके बाद गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा। तो जो इनका ये था कौन सा उसके बाद इन्होंने बनाया सावित्री और यक्ष, सावित्री और यम, और नौका विहार। तो जो इसमें भीष्म प्रतिज्ञा है, सावित्री और यम है, और नौका विहार है, ये तीन चित्र इन्होंने चैनिका काव्य संग्रह के लिए बनाए थे। पद्मिनी और भीम सिंह भी इनका चित्र है, एकलव्य और अहल्योद्धार, और आपका धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण 1912 ईस्वी में, और एकलव्य और अहल्योद्धार इन्होंने बनाया था 1910 ईस्वी में। पार्थ सारथी, आप देख रहे होंगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है इस पर। वो इसलिए लगा रखा है क्योंकि LT 2018 उत्तराखंड LT, इसमें ये पूछा गया है फ्रेंड्स। और मुझे इसलिए विशेष तरह याद है क्योंकि मेरा ये रॉन्ग हुआ था। उसका भी मैं आपको रीज़न बता दूं, क्योंकि नंदलाल बोस की दो पेंटिंग्स उसमें दी थी। एक दी थी आपकी संथाल परिवार, और एक दी थी पार्थ सारथी। और हमने उस समय के जितने भी सॉल्ट पेपर हैं जो भी पढ़े थे, बहुत नॉलेज भी नहीं थी उस समय, तो पार्थ सारथी हमें दिख गया था। आज भी तुम कई बच्चों से पूछोगे अदर स्टेट के, तो इन दो पेंटिंग्स में से संथाल फैमिली ही ज़्यादातर उल्लिखित है, लेकिन आयोग ने पार्थ सारथी को ज़्यादा फेमस माना था और हमारे रॉन्ग हो गया। तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। पार्थ सारथी इनकी बहुत ही प्रमुख पेंटिंग है और 1912 में बनाई थी। फिर नंदलाल बोस ने बनाई थी उमा की जल समाधि। ये कब बनाई इसका तिथि उल्लिखित नहीं है। शिव का विस्पान इन्होंने बनाई 1913 में। मीराबाई 1916 में, बेताल 1916, पंचविंशति 1916, कृष्ण और अर्जुन तिथि अज्ञात, वर्षा से धुला कोणार्क तिथि अज्ञात, तूफानी रात 1923 में, पुए पासे 1924 में, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की बहुत ही फेमस पेंटिंग है, यह 1925 में बनाया था। उत्तरा, जमुना, गंगा, ये पेंटिंग बनाई उन्होंने 1926 में। गुरु अवनींद्रनाथ, सॉरी अवनींद्रनाथ सीधा है, गुरु अवनींद्रनाथ 1929 में। बनारस का एक दृश्य पोस्ट कार्ड पर स्याही व पेन से। पोस्ट कार्ड पर भी, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कि ये पोस्ट कार्ड पर भी चित्रण करते थे पेन से, पेन वो स्याही वाले पेन से। तो ये बनारस का एक दृश्य भी इन्होंने स्याही माध्यम में बनाया है। शतरंज खेलते हुए कौरव पांडव 1930, डांडी कूच, जिसे हिंदी में डांडी यात्रा कहते हैं 1930, ग्रीष्म, संध्या और बसंत, इसकी तिथि अज्ञात है। पतझड़ रात्रि तिथि अज्ञात है। काली, काली नृत्य 1932 में। चीड़ का जंगल तिथि अज्ञात। पिछड़ा पानी जल रंग में। गंगा अवतरण और जलता देवदार, ये भित्ति चित्र है। नटी की पूजा, इसकी तिथि अज्ञात है। तो आगे आ जाते हैं इनकी पेंटिंग्स में हम अब।
आगे इनकी पेंटिंग है। नंदलाल बसु गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन और 1930 के नमक आंदोलन में भी भाग लिया। देखिए, आंदोलनों में भी, यात्राओं में भी गए ये स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। इसी वर्ष इनके द्वारा चित्रित डांडी मार्च श्रेष्ठ चित्रों में गिना गया। डांडी मार्च याद कर लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है, नंदलाल बसु, और ये आई थिंक लिनोकट माध्यम में है। बसु के नेहरू, पटेल, भोला भाई देसाई जैसे उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों से अच्छे संबंध थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आग्रह पर, आग्रह क्या था? चित्र साधना घर के लिए मत करो। क्योंकि आपने देखा ही होगा, चित्रकार ज़्यादातर चित्र साधना किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, घर के लिए करते हैं। हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि चित्रकार ही क्यों, अलग अलग प्रोफेशन में भी, लेकिन क्योंकि मैं चित्रकला का स्टूडेंट हूँ तो उसी संबंध में बताऊँगा आपको कि चित्रकार, चित्र जब फेमस हो जाते हैं चित्रकार, बहुत सारे मैं नाम ले लूँगा, आपको पता है, तो वो विदेशों में बस जाते हैं फिर। माना कि विदेशों में अच्छी सुविधाएँ हैं, लेकिन इस देश की मिट्टी में रहकर यहाँ के विषयों को उठाकर आपने शोहरत हासिल करी, उसके बाद आप विदेश में बस गए, तो देश के उस कर्ज का क्या जो इस माटी का हम पर है। तो मैं इसमें, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो देश का टैलेंट है वो बाहर जाता है। ठीक है, हमारे देश में फैसिलिटी कम है, लेकिन हमें इस देश में रुक कर देश के लिए काम करना चाहिए। और जब हमको विदेश में कोई दिक्कत आती है तब हमें देश याद आता है, और कहीं याद नहीं आता। जब हम फंस जाते हैं कहीं मलाया, यमन, आपका कहाँ लास्ट टाइम कहाँ फंसे थे, रसिया में, यूक्रेन में, तो तभी नहीं याद आता है देश, बाकी टाइम नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी के आग्रह पर कि चित्र साधना केवल घर के लिए मत करो, इन्होंने देश के लिए किया। राष्ट्रवादी कलाकार ये भी कहे जाने चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किया। दो तो मेरे को भी याद है, एक तो हरिपुरा और एक कुछ और था, मेरे को अलीगढ़ था या फैजपुर, फैजपुर हरिपुरा, एक और भी है। करीब 3-4 अधिवेशनों के लिए इन्होंने चित्र बनाए थे, सजावट की थी पूरी। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की। 1937 फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन, ध्यान दीजिए 1937 में हुआ था ये। फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच और तोड़ की सजा की। 1937 से 38 में आपका हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में मंच सज्जा और पोस्टर चित्रित किए। आप सोच रहे होंगे नेल पे कलर ऐसा क्या लगा है, क्योंकि मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ बेटा, तो मैंने जो है पेंटिंग की थी स्कूल में, जिसकी वजह से पेंट अभी तक निकल नहीं पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937-38 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में मंच सज्जा और पोस्टर चित्रित किए। पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया। स्वाधीन भारत के संविधान, मैंने कहा था ना कि हरिपुरा, इसके अलावा भी बहुत सारे देखिए। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सज्जा नहीं की, लेकिन भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की। फैजपुर अधिवेशन में मंच और तोरण सज्जा की। हरिपुरा ही अधिक पूछा जाता है, 37-38, 38 मान लीजिए इसको, और ज़्यादातर 38 ही लिखा मिलता है। 38 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में मंच सज्जा व पोस्टर चित्रित किए, किसने किए? नंदलाल बोस ने किए। पल्ली अधिवेशन, पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि कवर पेज का अंकन भी इन्हीं के निर्देश में हुआ। नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्र शांति निकेतन, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं, जिन पर अजंता का प्रभाव है। 1916 और 1917 में ख्याति नाम वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, बंगाल के ही थे भी, के निमंत्रण पर कलकत्ता में उनके पैतृक निवास पर सुरेंद्र नाथ कार थे, कार थे या गुप्ता थे, इसमें मैं डाउट हूँ, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, सुरेंद्र नाथ याद कीजिए भैया, के साथ मिलकर भित्ति चित्र बनाए। विज्ञान मंदिर कोलकाता में भी भित्ति चित्र बनाए। जस्ट मिनट, आप वेट कीजिए, मैं भी देख के बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में कहाँ था इनका। जस्ट मिनट। सुरेंद्र नाथ, यहाँ पर पूरा डाउट है।
सुरेंद्रनाथ तो हुए थे बाद में, वो तो नहीं हो सकते। या तो सुरेंद्रनाथ गुप्त हो सकते हैं, या हो सकते हैं आपके सुरेंद्रनाथ गांगुली, क्योंकि गांगुली इनके समकालीन थे, उनके सहपाठी थे शांति निकेतन में। तो इसका आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जगदीश चंद्र बसु के पैतृक आवास में चित्रकारी नंदलाल बसु के साथ और किस चित्रकार ने की। आगे देखिए, विज्ञान मंदिर कलकत्ता में भी भित्ति चित्र बनाए। बाघ गुफाओं की अनुकृति की 1921 में। फेमस, बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, शिल्प कला रूपावली एवं शिल्प कथा चर्चा इनकी प्रमुख कला विषयक रचनाएं हैं। 1924 में शिल्प कथा या चर्चा ग्रंथ में आपने 10 कला लेखों का समायोजन किया है। आगे बढ़ते हैं। एक मकड़ी का बच्चा आया हुआ है यहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। ओके, 10 कला लेखों का समायोजन किया इन्होंने किसमें? 1944 के अपने ग्रंथ शिल्प कथा चर्चा में। इस ग्रंथ में नंदलाल बसु ने 3 प्रकार के चित्र बताए। नंबर 1, जैसा कि लिखा ही है यहाँ पर, नंबर 1 अनुकारक, नंबर 2 व्यंजक, नंबर 3 छांदसिक। आप अगर कोई स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, काफ़ी मेहनत से बनाए हुए नोट्स हैं, क्योंकि वो बच्चे जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आपने दिखाई है कि अब तस्वीर साफ़ हो चुकी है, उत्तराखंड एलटी का नोटिफिकेशन विज्ञप्ति कभी भी आ सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि मई लास्ट में ये एग्ज़ाम हो जाने वाला है। कई लोग जून भी कह रहे हैं, लेकिन हम जून का समय क्यों माने? हमें कम से कम समय लेकर चलना चाहिए, ताकि हम इस पेपर के लिए एक बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, मेरा तो ये मानना है कि मैक्सिमम 80 डेज हैं उसके लिए हमारे। मई लास्ट में एग्ज़ाम हो जाना है। अभी 80 दिन के समय को आप किस तरह मैनेज करते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए, ये आपके ऊपर है। और मैं इस सफ़र में आपके साथ रहूँगा, तो मिलकर इसको क्रैक करते हैं, देखिएगा आप। आगे देखते हैं। तो मैंने 3 तरह के चित्र बताए, जो शिल्प कथा चर्चा ग्रंथ में नंदलाल बसु ने बताए हैं: अनुकारक, व्यंजक और छांदसिक। उत्तर भारत की यात्रा के दौरान सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा से प्रभावित होकर उस पर लेख लिखा। आनंद कुमार स्वामी के साथ मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ लिखा और उसकी सज्जा की। यानी कि इसमें एक तरह से 3 लोगों का योगदान है। मेनली आ जाता है नाम केवल 2 लोगों का, आनंद कुमार स्वामी और सिस्टर निवेदिता। अब क्योंकि इनमें लिखा है और रीता प्रताप ने लिखा है, तो साफ लिखा है कि मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। और जो रीता प्रताप बुक है, कई जगह पे डेट का वो है, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, कन्फ्यूजन है अदर बुक्स के साथ। बट ये राजस्थान ग्रंथ अकादमी की बुक है फ्रेंड्स। किसी भी एग्ज़ाम के टाइम पे कुकुरमुत्तों की तरह छपने वाली कोई शॉर्ट पेपर नहीं है। तो मेरा तो आपसे आज भी मानना है, पढ़िए आप शॉर्ट पेपर, बट ऑथेंटिक पढ़िए और मेनली बुक्स पे भरोसा कीजिए। खुद बुक्स पढ़कर खुद क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो कहीं से डाउट की कोई संभावना ही नहीं है। तो बुक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और ये सारे नोट्स बुक्स से ही बने हैं, जिनके कि वक्त आने पर मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। 1940 में इनका विश्व भारती त्रैमासिक में सजावटी कला, डेकोरेटिव आर्ट पर लेख प्रकाशित हुआ। 1943 में मायावती अद्वैत आश्रम के स्वामी पवित्रानंद के साथ हुए वार्तालाप पर एक कला एक लेख। क्या हुआ? 1943 में मायावती अद्वैत आश्रम के स्वामी पवित्रानंद के साथ इनका एक वार्तालाप हुआ होगा, तो उस पर इनका एक लेख, कला एक साधना, प्रबुद्ध भारत। कला एक साधना नामक हेडिंग थी, और प्रबुद्ध भारत ये कोई होगी मासिक या वो हो गए, उसमें कि जो है इनका प्रकाशित हुआ लेख। अब इनके चित्र संग्रह पढ़ते हैं हम। अब आप कहोगे इससे पहले क्या पढ़ा था? वो चित्र थे, पर्टिकुलर एक चित्र, और यह है संग्रह, मतलब 15, 20, 30, 40 चित्रों का एक संग्रह। सन 1948 में देश में शिल्प गुरु अवनींद्र नाथ ठाकुर पर एक लेख इनके द्वारा लिखा गया।
किसके द्वारा? महान मास्टर मोसाई नंदलाल बोस के द्वारा। इनके चित्र आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत भवन भोपाल और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला भवन, शांति निकेतन तथा अन्य व्यक्तिगत संग्रहों में उपलब्ध हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से 1950 में डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई नंदलाल बसु को। और नंदलाल बसु को विश्व भारती का दसिकोत्तम सम्मान 1952 में मिला। ठीक है। और दसिकोत्तम, मैं इस शब्द के अगर उसमें जाऊं डीप में, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दसिकोत्तम उस दशक का उत्तम चित्रकार, इस तरह से हो सकता है, मतलब ऐसा मेरा मानना है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। या देसिकोत्तम लिखा है उसे, देसिकोत्तम, सॉरी ये नहीं हो सकता, देसिकोत्तम लिखा है ना, तो देश का या कुछ अब बंगाली का है, तो मैं इसकी संरचना में भी नहीं जाऊंगा। भारत सरकार से 1954 में पद्म विभूषण मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे तो अच्छे से याद कर लीजिए कि नंदलाल बोस को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण कब में पद्म विभूषण मिला। इनको बहुत बड़ा सम्मान है। पद्मश्री मिलने में ही बहुत ज़्यादा ख्याति हो जाती है, उसके बाद पद्म भूषण आता है और तब जाके कहीं मिलता है पद्म विभूषण। इनको सीधे ही पद्म विभूषण मिल गया, तो ये समझ सकते हैं कि किस कद के चित्रकार थे, बहुत बड़े कद के चित्रकार थे। और इनकी रचनाएं मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ास तौर पे इनको लर्न कर लें। ललित कला अकादमी में चुने गए 1956 में, अधिमानी कुछ सदस्य रहे होंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1957 में डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। थोड़ा सा रह गया, इसे कवर कर लेते हैं पूरा। और नंदलाल बसु, सुरेंद्रनाथ गांगुली, शारदा चरण उकील, हालदार, ये इनके शांति निकेतन में क्या थे? सहपाठी थे। उसे अब मैं बहुत हद तक क्लियर हो चुका हूँ कि वो जो आपके वो हैं साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु ने इनके साथ किनको बुलाया होगा, क्योंकि देखो सहपाठी ही आपस में ग्रुप बना के काम करते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि हमसे 10 साल पहले पढ़ा हुआ कोई आर्टिस्ट हो और हमारे ग्रुप में हो, ऐसे मतलब अपवाद ही मिलते हैं देखने को। तो क्योंकि सुरेंद्रनाथ गांगुली इनके साथ पढ़े थे और बंगाल के ही थे, वो ऐसा समय नहीं था कि आज की तरह ट्रांसपोर्टेशन की उन्नत सुविधाएं हों। तो मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये सुरेंद्रनाथ गांगुली और नंदलाल बसु के साथ सुरेंद्रनाथ गांगुली को बुलाया होगा जगदीश चंद्र बसु ने अपने पैतृक आवास में चित्रकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ललित कला अकादमी कलकत्ता से 1958 में रजत जयंती पदक मिला इन्हें। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से 1963 में डीलिट की उपाधि मिली नंदलाल बसु को। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता द्वारा 1965 में रविंद्र शताब्दी पदक मिला। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार मिला, जो आज का लगभग 2 लाख रुपये है। और जब मैंने लिखा था उसी ईयर को 4 साल बीत चुके हैं, तो मोटा माटी ये मान लीजिए क्या 2.25 लाख रुपये की वैल्यू है उस 500 रुपये की आज। ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी के इस पुरस्कार की सहायता से नंदलाल बसु ने बनारस, मथुरा, वृंदावन का भ्रमण किया। आप पहले भारतीय कलाकार थे जिनकी कलाकृतियों पर रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई। किसने बनाई भी लिखा है मैंने पेंसिल से, तो अगर आपको पता हो तो बताइए कि नंदलाल बसु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसने बनाई। 16 अप्रैल 1966 को इस महान चित्रकार का निधन हो गया। ठीक है। और एक मैंने कोटेशन ऊपर और लिखी है कि 1910 में नंदलाल बसु के साथ हालदार अजंता की प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए गए थे। हालदार और नंदलाल बसु 1910 में अजंता की प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए गए थे। तो ये था फ्रेंड्स नंदलाल बसु का पूरा जीवन परिचय, पूरी इनकी कृतियाँ। तो अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो, सटीक लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।